इंटरपोलेशन आपको ये पता है कि अगर एक पॉइंट है a x1 y1, एक पॉइंट है a x1 y1, एक पॉइंट है b x2 y2, एक पॉइंट है a x1 y1, एक पॉइंट है b x2 y2, इसके बीच में एक पॉइंट है c x एंड y। अगर मैं इस लाइन की स्लोप निकालना चाहूँ, स्लोप ऑफ ए बी निकालना चाहूँ, तो क्या होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर मैं इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना चाहूँ, अगर मैं इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना चाहूँ तो क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ ए बी इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब अगर मुझे इस लाइन में x1 तो पता है, x2 भी पता है, y1 पता है, y2 पता है, मुझे सारी वैल्यूज पता है, x1 पता है, x2 पता है, y1 पता है, y2 पता है। अगर मैं इसमें x और y अननोन है, x की कोई भी वैल्यू डालूंगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग y की निकल जाएगी, y की कोई भी वैल्यू डालूंगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। यानी कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। तो लीनियर इंटरपोलेशन भी ये मानता है, जैसे मान लो मुझे ये दे दिया जाए 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस 5 अपॉन आई, ठीक है। 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस 5 अपॉन आई से इसकी वैल्यू 3.7285 दे रखी है, इसकी वैल्यू 3.7285 दे रखी है। बताओ i क्या होगा, बताओ i क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, मैं इसको मान लेता हूं p, मैं इसको मान लेता हूं p। अपना कैलकुलेटर निकाल लो, MS वाले शांत बैठे रहें, ठीक है। इसमें क्या करो, मोड 3 प्रेस करो, मोड 3 प्रेस करो, ठीक है। fx इज इक्वल टू लिखा आ गया, वहां पर CT1 वालों को तो आता होगा ये, ठीक है। मोड 3 प्रेस किया, वहां fx लिखा आ गया, वहां पर एक फ्रैक्शन का साइन बनाओ, वहां एक फ्रैक्शन का साइन बनाओ, ठीक है। ऊपर लिखो 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस ब्रैकेट खोल दो 1 प्लस तक लिख लिया, ठीक है। वहां x लिखना चाहता हूं मैं, लिखना तो i चाहता हूं बट i नहीं लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा, क्योंकि फंक्शन अगर x की फॉर्म में है तो एक्सप्रेशन x में ही आएगा आपका, ठीक है। x लिखना चाहता हूं, शिफ्ट के साथ में एक साइन है अल्फा, है अल्फा दबा के राइट ब्रैकेट अगर आप प्रेस करोगे ना तो x लिखा जाएगा, अल्फा दबा के राइट ब्रैकेट प्रेस करो, x लिखा गया। नाउ क्लोज द ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज कर लो, हो गया। अब रेज टू पावर के लिए एक x रेज टू पावर ब्लैंक वाला साइन है, x स्क्वायर के साथ में x पावर ब्लैंक का साइन है, वो प्रेस करो। वहां पर क्या लिखना चाहता हूं मैं, -5, वहां लिख दो -5, लिख दिया। अब बड़े वाली की से राइट की प्रेस करो, कर्सर यहां आ जाएगा, फिर डाउन की प्रेस करो, कर्सर नीचे आ जाएगा, आ गया। वहां पर भी क्या लिखना चाहता हूं मैं, x लिखना चाहता हूं, फिर से अल्फा दबा के x का बटन दबा दो, अल्फा दबा के राइट ब्रैकेट कर दो, अब देखो आपके पास ये फंक्शन सामने लिखा नजर आ रहा है ना, पूरा बस x की फॉर्म में है, पूरा नजर आ रहा है। अब मैं जानना चाहता हूं कि i की वैल्यू क्या लूं मैं। अब जैसे ही मैं फंक्शन लिखने के बाद इक्वल का साइन प्रेस करूंगा, बाय डिफॉल्ट वो वहां लिखा आता है स्टार्ट 1,
देखो इक्वल प्रेस करो, स्टार्ट 1, नहीं एक्स नीचे लिखना था ना, यस स्टार्ट 1, 1 का मतलब 100% होता है। अब इंटरेस्ट रेट 100% थोड़ी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट जनरली क्या होते हैं 1%, 2%, 5%, 10%, कुछ भी हो सकता है। से वी आर स्टार्टिंग विद 1%, तो आप क्या लिख दो 0.01 लिख के इक्वल प्रेस कर दो, 0.01 लिख के इक्वल प्रेस कर दो। अब इक्वल का बटन दबाओ पहले, वो बोलेगा स्टार्ट 1, 1 से नहीं, मुझे 0.01 लिखना है, 0.01, ठीक है, इक्वल प्रेस करो। वो बोलेगा बाय डिफॉल्ट एंड 5, 5 तो 500% हो जाएगा, बट इस कैलकुलेटर की जो मेमोरी है वो सिर्फ 30 वैल्यूज़ को सपोर्ट करती है, मैक्सिमम 30 वैल्यूज़ को। तो अगर 1% मिनिमम लिया तो मैक्सिमम कितना लेना चाहिए मुझे, 30% लेना चाहिए। सो एंड मैंने कर दिया 0.30 पे, एंड कर दिया 0.30 पे, फिर इक्वल दबाया, बोल रहा है स्टेप 1, 1 तो 100% हो जाएगा, मुझे तो 1% चाहिए भाई, 1% के गैप पे मैं वैल्यूज़ निकालना चाहता था, तो मैं 0.01 ले लूँगा स्टेप, 0.01 लेके लिखो 0.01, ठीक है, इक्वल प्रेस करो, स्क्रीन गायब आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी ये, ठीक है, प्रोसेसिंग आ गया ना, रैम बढ़वा लो अपने इसकी ना। चलो अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यू ढूंढनी है ये वाली कि fx की वैल्यूज में कौन सी दो वैल्यू के बीच में आपकी ये वैल्यू लाई कर रही है, कौन सी दो वैल्यूज के बीच में आपकी ये वैल्यू लाई कर रही है। कोई आया क्या, आपको 3.72 देखना है ना, तो एक वैल्यू 3.72 से बड़ी होनी चाहिए, 3.72 से, हाँ 10 और 11, तो 10% पे क्या आ रही है वैल्यू, और 11% पे वैल्यू क्या आ रही है 3.698। ये बात क्लियर है, मैंने वो दो वैल्यूज आइडेंटिफाई की जिनके बीच में मेरी गिवन वैल्यू लाई कर रही है, और मैंने इसको 3.7285 इसके बीच में लिख लिया, ठीक है। अब इसके बीच का मुझे आई चाहिए, इसके बीच का मुझे आई चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है, i माइनस i1 अपॉन i2 माइनस i1 इज इक्वल टू p माइनस p1 अपॉन p2 माइनस p1। जस्ट मैंने x और y को i और p से रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने। अब देखो अगर मैं ये वैल्यू डाल दूं तो i मुझे नहीं पता, i1 पता है, i2 पता है, i1 पता है, p पता है, p1 पता है, और p2 भी पता है, और p1 भी पता है। इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखना i की वैल्यू क्या आ रही है, 10 पॉइंट, चलो i की वैल्यू आ गई 0.1065, तो हमने कह दिया i इज 10.65%। आप इतनी सी कैलकुलेशन तो कर लोगे ना अपने आप, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लीनियर इंटरपोलेशन, दिस इज कॉल्ड लीनियर इंटरपोलेशन। क्लियर है सबको ये,
चलिए नेक्स्ट लिखिए, ये क्वेश्चन तो हो गया ना। इंटरपोलेशन का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए, बाय फाइंडिंग टू कंसेक्यूटिव इंटीजर वैल्यूज, बाय फाइंडिंग two consecutive integer values which x lies between, by finding two consecutive integer values which x lies between, and using linear interpolation find a value of x that satisfies the equation, and using linear interpolation find a value of x that satisfies the equation x cube minus 5x square plus 3x plus 7 is equal to 0। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है आपको x की कोई दो वैल्यूज चूज करनी है। जैसे क्वाड्रेटिक का तो आपको सोल्यूशन निकालना आता है, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालें? ऐसा तो है नहीं कि कोई x की वैल्यू हम डाल के देखें, हम सिंपली x की हो सकता है कोई इंटीग्रल वैल्यू आ ही ना रही हो सकता है ना, इंटीग्रल वैल्यू कोई है ही नहीं x की। इंटीग्रल समझते हो ना, होल नंबर, ठीक है, कोई x की इंटीग्रल वैल्यू है ही नहीं, हो सकता है। हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 है ना, कोई भी वैल्यू 0 अगर होती है तो ऑब्वियस है उससे पहले या तो नेगेटिव होगी और उसके बाद पॉजिटिव होगी, और या फिर होगा ऐसा कि उससे पहले पॉजिटिव होगी और उसके बाद नेगेटिव होगी। यानी 0 होने के लिए चेंज तो होना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज़ 0 हो, या तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो या फिर वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कोई दो ऐसे नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें बोला है पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ नहीं बोला। अगर हम दो ऐसे नंबर फाइंड कर लें जिनमें कि एक वैल्यू 0 से कम आए, जिसको पुट करने पर वैल्यू 0 से कम आए, और एक पता कर लें जिसमें कि 0 से बड़ी आए। देखो जैसे मैंने ये लिख लिया f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, मैंने ये लिख लिया। अगर मैं 0 पुट करूं तो क्या आएगा? सबसे पहले तो आप 0 पुट करके देखोगे, आपने 0 पुट करके देखा 7 आ गया, ये पॉजिटिव आ गई। अब 0 के बाद हम राइट में भी जा सकते हैं, लेफ्ट में भी जा सकते हैं। चलो 1 पुट करके देखा, 1 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 7 पॉजिटिव है अभी भी, ठीक है। -1 पुट करके देखा, -1, 10, -5, -3 प्लस 7, ये आ गया नेगेटिव। तो 7 -2, यानी कि एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, -1 पे नेगेटिव और 0 पे पॉजिटिव। इसका मतलब 0 इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। भाई एक पे अगर वैल्यू नेगेटिव है और एक में वैल्यू पॉजिटिव है तो 0 उसके बीच में कहीं ना कहीं होगी ना, ठीक है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि -1 और 0 के बीच में वो नंबर कौन सा होगा। हमने देखा, अब x1 क्या लिया मैंने 0 और fx1 क्या है 7, x2 मैंने लिया -1 और y1 यानी कि y2 मतलब fx2 क्या है -2। अब इसके बीच में fx तो क्या है 0 है, और यहाँ पर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, यही चाहते हैं ना। ये क्लियर है सबको या नहीं? किसी को डाउट है इसमें कोई? अब फॉर्मूला क्या कहता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू
y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, यही है ना। ये x1 y1 हो गया, ये y हो गया, ये y2 हो गया। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। सो x अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 9 विच इज 7/9। तो x कितना हो गया, माइनस 7/9। माइनस 7/9 इज माइनस 0.778। 7/9 इज 0.778। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन कितने होने चाहिए थे? इसके सॉल्यूशंस कितने होने चाहिए थे? 3 सॉल्यूशन होने चाहिए थे। अब हम क्या करें, चलो -1 और 0 के बीच में तो आ गया। अब 0 से 1 देखा, पॉजिटिव से पॉजिटिव बीच में नहीं आएगा। फिर हम क्या देखेंगे, 1 से 2 देखा, भाई 1 पे हमें मालूम चल गया क्या है, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव बोले हमें। 1 पे हमने देखा कितना आया है, 10 11 माइनस 5 6। फिर हमने 2 पे देखा, 2 क्यूब इज 8, 2 टू द 4 5 द 20 प्लस 3 टू द 6 प्लस 7, ये आ गया -5। एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन 1 और 2 के बीच में भी होगा। ये बात क्लियर है या नहीं? अब उसके बाद 2 पे हमने चेक कर लिया, अब हमने 3 पे जाके देखा, 3 क्यूब इज 27, 3 3 द 9 5 द 45, 3 3 द 9 प्लस 7, ये नेगेटिव ही है अभी। तो जहाँ दोनों नेगेटिव है उनके बीच में सॉल्यूशन हो नहीं सकता। फिर हमने 4 डाल के देखा, 4 डाल के देखा, 4 का क्यूब इज 64, माइनस 4 4 द 16, 5 द 80, 3 4 द 12 प्लस 7, 64 76 83 माइनस दिस इज पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन 3 और 4 के बीच में होगा। हमें सिर्फ 3 सॉल्यूशंस निकालने थे। क्यों? क्यूबिक है तो 3 निकलेंगे, क्वाड्रेटिक होती तो 2 निकलते। ठीक है, ए सेट में कैसे करोगे इसको? सॉल्यूशन निकालेंगे क्यों, जो ऑप्शन दिया होगा देख लेंगे कौन सा पुट करके 0 हो रहा है। ठीक है, जो वैल्यू डाल के 0 हो जाए वो आपका आंसर हो जाएगा, और क्या। बट ये मेथड जो है CT1 में बहुत काम आता है इंटरपोलेशन का, इसलिए समझना जरूरी था इसको। चलिए, नेक्स्ट इज करें अभी से। Next method is iteration. Next method is iteration. Iteration का मतलब होता है continuous steps. Iteration का मतलब होता है जब भी हम कोई लगातार steps करते हैं ना, इसका मतलब हम iteration perform कर रहे हैं। आइटरेशन के अंदर फर्स्ट मेथड आता है बाइसेक्शन। आइटरेशन में फर्स्ट मेथड है बाइसेक्शन। बाइसेक्शन का वैसे मीनिंग क्या होता है? बाइसेक्शन का किसी को बाइसेक्ट कर देना, मतलब दो आधा कर देना ना। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड ये है, 2 वैल्यूज आइडेंटिफाई करो, फिर उसका मिड पॉइंट लो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हमें दिया है x क्यूब माइनस 12x प्लस 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, x क्यूब माइनस 12x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड एन अप्रोक्सीमेट नेगेटिव सोल्यूशन, लिखो फाइंड एन
approximate negative solution to this equation, find an approximate negative solution to the equation and give your answer to 1 decimal place using bisection method. इसमें भी हम वही करेंगे, इसमें भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले वो दो वैल्यूज निकालेंगे कि एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, ताकि उसके बीच में जीरो हो जाए। अब आप सोचो कि लीनियर इंटरपोलेशन से करें और मिड बाइसेक्शन से करें तो आंसर सेम आएगा? नहीं, आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, लीनियर इंटरपोलेशन से करने पर आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है और दो डिफरेंट मेथड्स हैं अप्रॉक्सीमेट करने के। तो हो सकता है डेसिमल के बाद तीसरे चौथे प्लेस पे आंसर में डिफरेंस आ जाए, अगर हम लीनियर इंटरपोलेशन से करेंगे और अगर हम बाइसेक्शन मेथड से करेंगे। सबसे पहले मैंने ये इसको फंक्शन मान लिया, x³ माइनस 12x माइनस 7। f एट 0 क्या हो गया? -7। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? पॉजिटिव सोल्यूशन और नेगेटिव सोल्यूशन। नेगेटिव मतलब 0 से आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है भाई, 1 2 निकालने की तो जरूरत ही नहीं है ना, 0 से वापस ही आना पड़ेगा हमें। अब f एट -1 प्लस 12 माइनस 7 आ गया पॉजिटिव, 4 आ गया ना, पॉजिटिव आ गया। यानी एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, इनके बीच में कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हो सकता है। लीनियर इंटरपोलेशन से कर लोगे आंसर आएगा, बट वो बाइसेक्शन मेथड वाले आंसर से मैच नहीं करेगा। ठीक है, 5 मिनट के लिए लिखना बंद कर दो, ये समझ लो मेथड को। देखो -1 पे वैल्यू है 4 और 0 पे वैल्यू थी क्या? -7। बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है कि इनका निकाल लो मिड पॉइंट। इनका मिड पॉइंट क्या होगा? -0.5। बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है? जिन दो वैल्यूज के बीच में आपका सॉल्यूशन आपको उम्मीद है कि आ सकता है, उन दोनों का निकाल लो मिड पॉइंट। जैसे ही मैंने मिड पॉइंट निकाला, फिर मिड पॉइंट पे मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। मिड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। जैसे x³, तो x³ इज -0.5 का क्यूब -12 इंटू -0.5 -7, वैल्यू इज -1.125। मैंने बताया था हमेशा सॉल्यूशन जब 0 होगा वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में होगा। एक अगर नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव, तभी उनके बीच का सॉल्यूशन हो सकता है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या इनके बीच में सॉल्यूशन हो सकता है? तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे और अब बोलेंगे कि सॉल्यूशन जो है इन दो वैल्यूज के बीच में है। सॉल्यूशन जो है इन दो वैल्यूज के बीच में है। ठीक है, -1 और -0.5 के बीच में। अब क्या करें, इसका मिड पॉइंट लेते हैं। इसका मिड पॉइंट आया 0.75, इसका मिड पॉइंट आया 0.75 माइनस का, तो -0.75 का क्यूब इसकी वैल्यू आ रही है 1.578125। तो किन के बीच में आएगा? अब ये डिस्कार्ड हो गया। अब सॉल्यूशन इन दो के बीच में होना चाहिए। -0.75 और -0.5 के बीच में सॉल्यूशन आएगा। ये मालूम चल रहा है ना कि क्यों मैं छोड़ रहा हूं उनको? ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट निकाला मैंने, 0.75 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 किया, दिस इज 0.625 माइनस 0.625। अब -0.625 का क्यूब
इसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 0.25585। किसको डिस्कार्ड करूं? इसको डिस्कार्ड किया। अब मेरा सॉल्यूशन -0.625 और -0.5 के बीच में होगा। ठीक है, अब यही करते रहें क्या? यही पूछना चाहते हो ना? बताता हूं कब तक करना है। अभी भी उन्होंने आंसर कितने डेसिमल प्लेस पे बोला है? 1 डेसिमल। अभी दोनों का आंसर अगर मैं 1 डेसिमल प्लेस पे राउंडिंग करूं तो दोनों आंसर डिफरेंट आएंगे। अब जैसे मैंने नेक्स्ट स्टेप किया 0.25585, इसका मिड पॉइंट निकालूं 0.625 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0.5625। 0.5625 पे मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली -0.5625 रेस्ट पावर 3 12 इंटू 0.5625 -7, ये वैल्यू आ रही है -0.3959। ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर दिया। इसका मतलब इसको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, आंसर मेरा इन दोनों के बीच में कहीं पर है और मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर मैं इसका राउंडिंग करूं तो क्या आएगा? 1 डेसिमल प्लेस पे इसका राउंडिंग क्या होगा? 0.6। इसका राउंडिंग करूं तो क्या होगा? 0.6। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन -0.6 है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन -0.6 है। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन क्यों आएगा? वैसे इतने स्टेप्स करने वाला बाइसेक्शन मेथड क्या आएगा? उसमें आपको क्या कहेंगे कि जैसे इसका हमने सॉल्यूशन निकालना था और लिखा होगा वी स्टार्टेड विद 0 एंड -1 and after performing some iteration we reached at a point that solution lies between -0.75 and -0.5। ठीक है, लिखा होगा कि इसको हमने सॉल्व करना था यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। वी स्टार्टेड विद 0.0 and -1 and after performing some iteration we come to know that the solution lies between -0.75 and -0.5। अब आप perform more iteration and find the solution up to 1 decimal place। तो अब आपको एक ही स्टेप करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में मांगेंगे तो 1 या 2 स्टेप मांगेंगे, ये नहीं होगा कि पूरा आपसे आइटरेशन सॉल्व करवाएं, क्योंकि 1 मार्क 2 मार्क के लिए इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, और इसमें वो ए सेट वाला मेथड चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो इन दोनों की राउंडेड वैल्यू है। ठीक है ना, इन दोनों की राउंडेड वैल्यू है, तो हमें क्या पता, हो सकता है हमें एग्जैक्ट दे दें और आप एग्जैक्ट वैल्यू को डाल के निकालो और वो आप कह दो 0 है, आप उसको टिक कर दो। मगर वो क्या मांग रहे थे आपसे तो 1 डेसिमल प्लेस पे राउंडेड वैल्यू मांग रहे थे ना। तो 1 डेसिमल प्लेस पे राउंडेड वैल्यू में -0.6 लिखा हो सकता है आपको आंसर में 0.5625 और इसके बीच में जैसे 0.58 समथिंग भी दे दें, तो आपको देखना क्या है कि 1 डेसिमल प्लेस पे अगर आप उसको राउंड ऑफ कर रहे हो तो उससे एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा। अगर आप इसमें 0.6 डाल के देखते ना, तो -0.6 डाल के देखने पर एग्जैक्टली 0 नहीं आ रहा, क्लोज टू 0 आ रहा है, -0.016 आ रहा है। तो क्योंकि आपसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मांगी थी, एग्जैक्ट तो आप निकाल ही नहीं सकते। हाँ, एग्जैक्ट निकालना चाहो, एक और स्टेप परफॉर्म करो, एक और स्टेप परफॉर्म करो, लगे रहो, आंसर निकाल ही लोगे कभी ना कभी आप, जिस पे कि एग्जैक्ट भी 0 हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया व्हाट इज बाइसेक्शन मेथड? आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये नोट करना है क्या? कर लो कॉपी इसको।
चलिए नेक्स्ट मेथड इज न्यूटन रैप्सन मेथड. न्यूटन रैप्सन मेथड. सपोज एक इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स एन एक इसका अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है. जैसे अभी आपने किया, ठीक है ना, कि किसी एक वैल्यू जो बिल्कुल 0 के क्लोज बना दे उसको. एक्स एन इज अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन. तो ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है ना, एग्जैक्ट थोड़ी है सॉल्यूशन. तो अप्रॉक्सीमेट का तो और अच्छा अप्रॉक्सीमेशन किया जा सकता है ना भाई. अगर एक वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेट है, आप उसको और क्लोज ले जाओ तो आप क्या कहोगे, ये और अच्छा अप्रॉक्सीमेशन है इसका. ठीक है, और क्लोज ले जाएं और अच्छा अप्रॉक्सीमेशन है. तो ये कहता है कि अगर xn उसका एक अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है और हम उसका एक और उससे अच्छा अप्रॉक्सीमेशन निकालना चाहते हैं, से xn+1, तो वो होगा xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन f डैश xn. xn माइनस एफ एक्सएन. फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए आपको, बिकॉज कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कि अगर xn इसका सॉल्यूशन है तो न्यूटन रैप्सन से इसका नेक्स्ट बेस्ट जो सॉल्यूशन होगा, नेक्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा. तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं. देखो आसान सा है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें. देखो आपको दिया है, लिखिए यूजिंग द न्यूटन रैप्सन्स फार्मूला, यूजिंग द न्यूटन रैप्सन्स फार्मूला find an approximate positive solution, find an approximate positive solution to the equation x5 plus 4x square is equal to 7. Give your answer to 2 decimal place. Give your answer to 2 decimal place. तो पहले फंक्शन बना लेते हैं. एफ एक्स इज x5 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7. एफ एक्स इज x5 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7. अब आपको पहला जो अप्रॉक्सीमेशन लेना है, कौन सी ऐसी वैल्यू नहीं जो 0 के क्लोज हो. ठीक है, जिससे कि फंक्शन 0 के क्लोज हो जाए. जैसे मैंने सबसे पहले 0 डाला तो नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, मैंने 0 डाला तो -7 आ रहा. नेक्स्ट मैंने पॉजिटिव जाना है तो नेक्स्ट मैंने 1 डाला. 1 पर 1 + 4 -7, 5 - 7 -2 आ रहा है और 0 के क्लोज हो गया. अब 2 डाला मैं देखना चाहता हूँ कि क्या और 0 के क्लोज जा रहा है. 2 डालने पर 2 की पावर 5, 32, 2 to the 4 4 the 16 minus 7, तो 48 minus 7, this is 41. तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पे कि फंक्शन बिल्कुल 0 के क्लोज है? 1. इसका मतलब मेरा जो फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है वो क्या है? 1 है. ठीक है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या है? 1 है. अब अगला अप्रॉक्सीमेशन लिख बाद में लेना, समझ लो. अगला अप्रॉक्सीमेशन x2 क्या होगा? x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1. आपके पास फंक्शन ये है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 5x4 प्लस 8x. 1 पे अगर मैं f1 की वैल्यू निकालता तो वो क्या थी? -2 थी. f1 की वैल्यू -2 थी. f डैश 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 5 × 1 की पावर 4 प्लस 8 × 1, तो आंसर 13 आ गया. तो x2 क्या हो गया? फर्स्ट एस्टिमेट 1 माइनस -2 डिवाइडेड बाय 13. सो 1 प्लस 2 divided by 13, answer is 1.1538. 1.1538.
ये एक सॉल्यूशन है 1.15385। अब हमें क्या पता, 2 डेसिमल प्लेस पे चाहिए। जब तक नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लेने से 2 डेसिमल प्लेस पे चेंज होना बंद हो जाए ना जब, तब तक आपको स्टेप्स करते जाना है। जैसे बता रहा हूँ मैं, x2 की वैल्यू आई, आपने x3 निकाला। अगर पहले 2 डेसिमल प्लेस मैच करते रहे ना तो वही आंसर है, नहीं तो आपको आगे परफॉर्म करते जाना है। x3 क्या होगा, x2 माइनस fx2 अपॉन f डैश x2। x2 आपका ये आ चुका है, f एट x2 1.15385 पे और f डैश x2 1.15385 पे। निकाल लोगे ये वैल्यू फंक्शन में डाल के, डेरिवेटिव में डाल के, तो x3 क्या आ जाएगा 1.15385 माइनस दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू। x3 आ गया हमारा, ठीक है। x3 हमारा आ रहा है 1.13336, 1.1336। अभी तो चेंज हो रहा है ना सेकंड प्लेस पे, अभी सेकंड प्लेस पे चेंज हो गया ना, इसका मतलब अभी हमारा आंसर आया नहीं है। हमने x4 निकाला, वो आ रहा है 1.13290। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस पे चेंज होना बंद हो गया ना, सेम रहा ना, तो इसका मतलब हमारा जो इसका सॉल्यूशन है x का वैल्यू 1.1। ठीक है। इसमें भी वही बात है कि हो सकता है आपको 2 स्टेप करने के बाद कि अप्लाइंग न्यूटन-रैप्सन मेथड टू सॉल्व दिस, वी हैव कम टू अ पॉइंट वेयर the value of x is, the approximate solution of x is say 1.15385. Apply more iteration to find the value of x. तो हो सकता है आपको एक स्टेप मांगे, हो सकता है आपसे 2 स्टेप मांगे, ठीक है। या सिंपली ये बोल देंगे the value of x2 is इतना, find x3, सिंपली x3, एक स्टेप मांग रहे हैं बस आपसे, तो एक स्टेप तो मांग ही सकते हैं, इतना तो हक बनता है उनका, ठीक है। ये जो आज चैप्टर की है ना, इस चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो देखें ना, जब हमने पेपर लास्ट का, इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है ना। करें अभी से हो गया। आज वैसे तो ख़त्म हो जाएगा अगर हम 15-20 मिनट एक्सटेंड कर लें क्लास, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज वैसे कल है हमारी क्लास एक और, तो कल तो पूरा कोर्स ही ख़त्म करना है हमको। तो मैथ्स ख़त्म हो गया, अब तो पढ़ना शुरू कर दो। दिन एक एक करके ख़त्म होते चले जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट उसमें आऊँगा ना। वैसे कल भी लेंगे सकते हैं हम डाउट्स, अगर कल तक आप कर लें, उम्मीद है कुछ। हाँ, मतलब जो भी डाउट्स कल, देखो कल मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का काम है, तो 2 घंटे की क्लास है, तो उसमें आप डाउट्स ले सकते हैं अपने जो भी हैं। तो पिछले जो चैप्टर्स हैं एटलीस्ट उनके डाउट्स तो ले लो, ठीक है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन वाला, हाँ, उसके अंदर जो भी डाउट्स हैं आप ले आइए। डिफ्रेंसिएशन कर लिया,
चलो डिफ्रेंसिएशन जो मैंने कल दिया था डिफ्रेंसिएशन का, परसों एक और दिया था मैक्सिमम मिनिमम वाला, वो भी कर लिया। हाँ जी, एक्सट्रीमा से स्वैपिंग ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ आ गया? एक्सट्रीमा मतलब वो अलग अलग टॉपिक हैं वो। हाँ अच्छा, वो आपका बैकअप का चक्कर जो था। मतलब इसको मैं आज ख़त्म कर दूं टॉपिक को, तो नहीं इतना तो नहीं क्लास एक्सटेंड हो पाएगा, नहीं ख़त्म करवा दूं आज मैं आपका पूरा मैथ्स का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो जो जितना ख़त्म होता है वो तो करें, उसके बाद बात करें। अच्छा, जैसे ये अभी मैंने मेथड बताया, f(x) इज इक्वल टू x5 प्लस 4x² माइनस 7 था। इसमें भी आप ना जो मैंने वो टेक्निक बताई ना कैलकुलेटर वाली, उसमें भी आप फंक्शन लिख लो 0 से लेकर 10 तक, स्टार्ट विद 0 एंड एट 10, स्टेप 1 लेके आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सी दो वैल्यूज़ के बीच में, मतलब कौन सी वैल्यू जो 0 के क्लोज है, तो आपको एक एक करके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ आया क्या बोला मैंने? फंक्शन ये वाला लिखो, स्टार्ट विद से 0 क्योंकि पॉजिटिव ही चाहिए, एंड एट से मैंने 10 कर लिया, 10 तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, स्टेप 1 का ले लेना। डालो ज़रा फंक्शन ये वैल्यू, हो गया ना? तो 1 पे -2 आ गया होगा, तो मालूम चल गया आपको 0 के क्लोज कौन सा है। यानी टू स्टार्ट विद आप ये कर सकते हैं कि फंक्शन को पूरा लिख लो। उसमें अगर कभी भी फंक्शन में x की बजाय अगर आपको मान लो क्वेश्चन ये होता कि न्यूटन राफसन से आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती 20 इंटू दिस प्लस से 150 इंटू 1 प्लस आई पावर माइनस 5, सपोज ये है फंक्शन, तो जहाँ i आ गया ना वहाँ स्टार्ट अगर 0 से करते हो तो कोई बात नहीं, बट उस केस में वैसे स्टार्ट करना चाहिए आपको 0.01 से, क्योंकि मिनिमम 1% तो होगा ही। ठीक है, 1% से स्टार्ट करना और 0.30 पे ख़त्म कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम 30 वैल्यूज़ को ही लेता है। तो जहाँ i आ गया वहाँ पर 1 2 3 नहीं चलेगा, क्योंकि 1 का मतलब 100% हो जाता है, 5 का मतलब 500% हो जाता है, तो वहाँ पर आपको स्टार्ट जो है डेसिमल से करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स।